गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन पेपर 1 का डिस्कशन, जो अपन ने लास्ट दिन पे 20th क्वेश्चन पर छोड़ा था। 20th क्वेश्चन ये, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो था अपना रिलेटेड टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये मान के चलो करीब करीब आईआईटी में हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, और मोटा मोटा 35 टॉपिक्स जो हैं वो आईआईटी के अंदर है, 35 चैप्टर्स। तो हमने टॉपिक वाइज पेपर्स में देखा ही होगा कि अपन ने जो 7 पेपर्स किए थे, आईआईटी में 35 टॉपिक्स आते हैं, और अपन ने जो 7 पेपर्स किए थे उन 7 पेपर में जैसे पेपर 1 था, पेपर 1 में कितने टॉपिक ले लिए थे अपन ने? 5। फिर पेपर 2 में अपन ने कितने टॉपिक ले लिए थे? 5। इस तरह से अपने 7 पेपर बन गए थे, है ना, 35 टॉपिक्स के 7 पेपर। और अब फुल पेपर के अंदर क्या है, लगभग 35 में क्या ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो टोटल कितने होते हैं? 30। पर एग्जामिनर क्या करता है, इन 30 क्वेश्चन में इन 35 क्वेश्चन के टॉपिक्स पूछने की कोशिश करता है, यानी कि वो मिक्स कर देता है, ठीक है ना। यानी कि एक टॉपिक का क्वेश्चन जो है प्योर नहीं होता, उसमें कोई और टॉपिक भी शामिल हो चुका होता है। जैसे ये वाला सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम जानते ही हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो इंटीग्रेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसने इंटीग्रेशन पूछ लिया इसमें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, तो भाई ये दिख रहा है dy/dx की डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही है। अब अगली नज़र हमारी पड़ती है इस पर y पर, ठीक है। पहला थॉट क्या आता है, y लिखा हुआ है और कितने डिग्री का लिखा है? 1 डिग्री का लिखा है। फिर अगली नज़र पड़ती है हमारी राइट साइड। राइट साइड शुद्ध रूप से x के टर्म्स या x का फंक्शन ही लिखा हुआ है, y का कोई टर्म नहीं है, ओके। तो y की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिख लेते हैं इस बात को कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर बेटे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ होती है कि जो dy/dx है उसका जो कोफिशिएंट है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए x² मल्टीप्लाइड बाय cos 1/x से डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। करते हैं इसको, तो आएगा dy/dx माइनस y इंटू साइन 1/x, और डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को x² इंटू कॉस 1/x, तो इसके नीचे आएगा x² कॉस ऑफ 1/x, है ना, ऐसा बनेगा। और राइट साइड आएगा -1 अपॉन, और नीचे की तरफ आएगा x² कॉस ऑफ 1/x। ऑल राइट, है ना। अब ये बिल्कुल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल थी बिल्कुल वैसा बन गया। मैं आपको याद दिला देता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल होती है dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल? ऐसी होती है dy/dx प्लस y px इज इक्वल टू राइट साइड में qx। फिर अगली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको याद करने को बोला था, आपने रट रखा होगा, ठीक है। सबसे पहले निकालना होता है इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेटे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, p का इंटीग्रेशन पावर में। और आंसर क्या होता है बेटे? आंसर भी याद होना चाहिए। आंसर होता है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट साइड का लफड़ा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इस पूरा टंटा बंटा संटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। आंसर क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एंटायर का इंटीग्रेशन। ऐसे करके अपन ने याद कर रखा है। ये 2 चीज़ें याद करने की है, एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक उसका यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ओके। याद आ गया होगा आपको। चलो अपन इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पहचानो बेटे px का वैल्यू क्या है, देखो y के अलावा देखो, प्लस साइन को देखो, क्या है px का वैल्यू? माइनस साइन 1/x अपॉन x² कॉस 1/x। चलो लिखते हैं तो इसको। तो इस सवाल का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस साइन 1/x डिवाइडेड बाय कॉस 1/x, और माइनस थोड़ा इधर ले लेते हैं, -1/x²। ये है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर अगला ख्याल क्या आया कि भाई साइन अपॉन कॉस जो है वो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। लिखते हैं इसको फिर से, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन टेंजेंट ऑफ 1/x। फिर अगला थॉट क्या आया बेटे? 1/x को देखते ही तुरंत ख्याल आया कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आंखों से दिख रहा है फटाक से कि 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा? -1/x²। तो लिख लेते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ प्लस का 1/x, ठीक है।
तो क्या लिखा है बेटे ये टेन थीटा डी थीटा। तो टेन थीटा डी थीटा भी, टेन थीटा का इंटीग्रेशन याद करो कितना होता है, एल एन सेक, ठीक है, एल एन सेक, ठीक है। टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो कि भाई साइन क्या है, किसका डेरिवेटिव है, कॉस का। तो कॉस का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन होता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस नेगेटिव की वजह से लॉग में कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब ई की पावर थीटा कितना हो जाएगा बेटे, ई की पावर एल एन कितना हो जाएगा, क्या जाएगा, सीकेंट ऑफ 1/x। तो अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आया सीकेंट ऑफ 1/x। चलो अपन ने ये काम कर लिया है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपना आंसर लिखना है ना, तो आंसर लिखते हैं अपन। अच्छा आंसर लिखना चालू करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इस शक्ल को देखते हैं पहले यहाँ से। तो आंसर आएगा y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, सीकेंट ऑफ 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पूरा राइट साइड देखना है अपने को। तो राइट साइड बेटे क्या बन रहा है यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है राइट साइड, माइनस 1/x² कॉस ऑफ 1/x। तो माइनस 1/x² कॉस ऑफ 1/x। और अब क्या करना चाहिए अपने को, इस राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, सीकेंट ऑफ 1/x dx, ऐसे लिखा। ऑल राइट, अब अपन देखते हैं भाई 1/cos को क्या लिख सकते हैं बेटे, सेक, और सेक इंटू सेक कितना आ जाएगा, sec²। ओके, तो राइट साइड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि y सीकेंट ऑफ 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² 1/x। और बेटे 1/x का डेरिवेटिव कितना है, माइनस 1/x², डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो sec थीटा, ठीक है, sec² बेटे sec² किसका डेरिवेटिव है, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10। ऑल राइट, तो राइट साइड आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसको दोबारा एक बार अपने को एनालाइज करना होगा, y को देखना होगा। इसने इशारों में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए इसने क्या इशारा किया है, ये इशारा किया है कि y का वैल्यू टेंड करता है -1 को, जब x टेंड करता है इन्फिनिटी को। हाँ, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से कॉस से। तो y इज इक्वल टू भाई 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस कितना हो जाएगा, साइन, तो आ जाएगा साइन 1/x, और दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉस हो जाएगा c इंटू कॉस ऑफ 1/x। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया अपन ने कॉस 1/x से। ठीक है भाई, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए x को टेंड कराते हैं इन्फिनिटी को, और y को रख देते हैं -1। भाई इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी जा रहा है बेटे, तो 1/∞ कितना होगा, 1/∞ हो जाएगा 0, और बेटे साइन 0 कितना होता है, 0 प्लस c। अगेन बेटे ये वाला एंगल जो है कितना आएगा, 1/∞ कितना आएगा, 0, cos 0 कितना होता है, 1, तो आ जाएगा c। तो बेटे c का वैल्यू कितना आ गया, -1, c इज -1। पटक देते हैं यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना आया, साइन 1/x माइनस cos 1/x है ना। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आंसर मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आ रहा है, साइन 1/x माइनस cos 1/x। ठीक है भाई, तो बहुत पिक्चर क्लियर है। आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से अपन ने रिवाइज किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, अगर उसने थोड़ा सा अपने को हिला करके दे रखा है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, dy/dx का कोफिशिएंट क्या बनाया, 1 बनाया। थोड़ा सा याद कर लो एक बार बर्नौलीज वाला भी। अगर राइट साइड में y के टर्म होते तो अपन क्या करते, राइट साइड को शुद्ध रूप से x के एक्सप्रेशन की तरफ बनाते, और उससे फिर ये बर्नौलीज वाले को रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता। ठीक है, एक बार बर्नौलीज भी रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है विद मीन 4 एंड वेरिएंस 2, है ना। तो बेटे याद होना चाहिए अपने को मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो अपन प्रोबेबिलिटी लिखते थे उसके जो फॉर्मूले हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो टर्म आती है वो अपने को याद होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ना ये जो p के अंदर जो x की वैल्यू है, जैसे अपन p1 लिखते थे, p2 लिखते थे या ऐसे लिखते थे, कई बार क्लास में मैंने बताया था, है ना, x का वैल्यू 1, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है ना। ये वाली चीज़ को भी कैसे लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी जब आपका जो वेरिएबल है x का वैल्यू है वो कितना है 2 है। तो बेटे इसको पहले सॉल्व करना होगा क्योंकि इसने ये क्या है थोड़ा सा और पिक्चर को डिफ़िकल्ट कर दिया है। इसने x की वैल्यू बताने में थोड़ी शर्म दिखाई है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। x - 4 का मॉड 2 या 2 से कम। अब बेटे याद होना चाहिए मॉड x - 4 2 या 2 से कम। तो याद करो एक बार, अगर मॉड ऑफ अल्फ़ा 2 या 2 से कम होता है तो अल्फ़ा क्या होता है -2 से 2। बेटे ये नंबर अगर 2 या 2 से कम है तो ये कितना हो जाएगा 2 और -2, है ना, -2 से 2। तो 4 इधर उचका दिया तो x कितना हो जाएगा 6 या 6 से कम, और 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। ऑल राइट। और x का वैल्यू अपन जानते ही हैं, x क्या होता है नेचुरल नंबर। तो कितने नेचुरल नंबर हैं 2 से लेकर के 6 के बीच में? 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है अपने से? p x = 2, x = 3, 4 से लेकर के x = 6, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है अपने से। तो बेटे इसके लिए क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज़ निकालनी होंगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x = 3 डैश डैश प्लस प्रोबेबिलिटी जब x का वैल्यू कितना है 6। अभी NPQ निकालने के लिए अपने को इसने इशारे से ये 2 रिलेशन दे रखे हैं NPQ निकालने के लिए। तो याद करो फॉर्मूला भाई, N × P × Q, है ना, ये होता है अपना वेरिएंस, ये एक फॉर्मूला, और वेरिएंस दे रखा है अपने को 2। दूसरा फॉर्मूला मीन का कितना होता है N × P, ये होता है अपना मीन का फॉर्मूला, ये दे रखा है अपने को 4। और बेटे एक फॉर्मूला जो इसमें नहीं दे रखा है वो मैंने आपको क्लास में बताया था कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है 2, बाई मतलब क्या है 2। तो एक ऐसा इवेंट जिसके केवल 2 आउटकम आए, है ना, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में दोनों इवेंट्स के होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है उनका सम कितना होता है बेटे 1, ठीक है। क्या होता है बाइनोमियल में जो 2 इवेंट्स या 2 आउटकम होते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट के जो 2 आउटकम होते हैं, सक्सेस या फेलियर, तो सक्सेस प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। ऑल राइट। तो अपन ने सबसे पहले ये तो कार्यक्रम अपन कई बार कर चुके हैं, इन दोनों को क्या करना होता है डिवाइड ही करना होता है, कर दिया डिवाइड। तो कितना आ जाएगा q = 2/4, अर्थात q का वैल्यू कितना आ गया बेटे हाफ। पटाख से यहाँ से p का वैल्यू भी कितना आ गया बेटे हाफ, p और q हाफ आ गए, यहाँ पर पटक दिया अपन ने, p हाफ रख दिया यहाँ पर। तो np अगर 4 है बेटे तो n का वैल्यू कितना आ गया पटाख से 8। अब तो क्या है बस पट 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 आंसर आने वाला है अपना, n p q सब पता चल गया अपने को, ये वाली चीज़ें लिखनी है। तो x = 2 बेटे कैसे लिखते हैं अपन, याद करो एक बार बाइनोमियल के अंदर कैसे लिखते हैं, NCR p⁻n - r और q⁻r, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो n का वैल्यू कितना है 8 बेटे, x का वैल्यू रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कितना है बेटे, यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है। तो कितना आएगा 8c2, और p और q तो बराबर है 1/2 की पावर 8 - 2 और 1/2 की पावर 2। ध्यान से देखो बेटे, इन दोनों का जो पावर है उनको जोड़ के हमेशा क्या आएगा 8 आएगा। तो कितना आ गया 8c2 1/2 की पावर 8। अब बेटे x = 3 के लिए लिखते हैं, तो कितना आएगा 8c3 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 3। तो कितना आएगा 8c3 1/2 की पावर 8, ठीक है। 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए 8c4 1/2 की पावर 8 एंड डैश डैश 8c6, और इसमें भी बेटे 8c6 के अंदर भी बेटे क्या आएगा 1/2 की पावर
8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि p और q दोनों की पावर का सम हमेशा क्या रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, अब इन सबको अपने को क्या करना है? ऐड करना है। तो बेटे सब में क्या कॉमन आ रहा था? 1/2 की पावर 8 कॉमन आ रहा था। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या जोड़ लें अपन? 8c2, फिर 8c3 एंड डैश डैश कहाँ तक? 8c6 तक। फिर बेटे आपको मैंने क्लास में एक रिजल्ट कराया था, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। एक बार याद कर लो उस रिजल्ट को। क्या होता है? NC0, NC1, NC2 डैश डैश NCN। ये कितना होता है बेटे? 2 की पावर n। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो एक बार इसको है ना 8 के लिए लिख करके देखते हैं। तो 8 के लिए लिखा ना n का वैल्यू, तो कितना होएगा? 8c0, 8c1, 8c2 से लेकर के बेटे 8c8, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8। बेटे यहाँ पर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, कौन कौन नहीं है? छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे नहीं है। जैसे 8c0, इसका वैल्यू अति सुंदर कितना होता है? 1। इसका वैल्यू बहुत सुंदर कितना होता है? 8। यहाँ पर ही वैल्यू कितना होता है? 8c8 का 1। और बेटे 8c7 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 8c1 के बराबर कितना हो जाएगा? 8। ओके, तो इस पिक्चर को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 8 ब्रैकेट में 2 की पावर 8 माइनस 8c0, 8c8, 8c7 और 8c1। बेटे इन सबका वैल्यू रख दिया अपन ने, है ना? तो क्या बन रहा है? 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2 की पावर 8। ठीक है, तो कितना हो गया? 19, 18, 2 की पावर 8 माइनस 18 अपॉन 2 की पावर 8। तो यहाँ से तो बेटे 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 काट के कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 2 की पावर 7, है ना? और बेटे 2 की पावर 7 का वैल्यू देखो कितना होता है? 128, है ना? और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 128 माइनस 9 अपॉन 128, ये कितना रहा? 119। ऑप्शन देखते हैं, तो अपने को दिख रहा है अपना ऑप्शन। क्या आंसर है अपना? ए ऑप्शन अपना आंसर है, 119 अपॉन 128। ठीक है, इस क्वेश्चन से अपन ने क्या क्या सीखा? इस क्वेश्चन से अपन ने सीखा बहुत इंपॉर्टेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं? NP-Q होता है वेरिएंस, NP होता है अपना मीन, और P+Q का वैल्यू होता है 1, है ना? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फिर अपन ने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू एट सर्टेन रैंडम वेरिएबल, है ना? रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? x। तो इसने जो पूछा है इसमें कई सारे रैंडम वेरिएबल्स पर अपने से प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है, यानी कि 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, और उनका सम पूछा है। वो सभी रैंडम वेरिएबल्स जो कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 6 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये रिलेटेड टू है de Moivre's थ्योरम, है ना? DMT से रिलेटेड ये सवाल है। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? de Moivre's थ्योरम को DMT। ठीक है, तो DMT में अपन ने देखा था कि जो भी इक्वेशन है, सबसे पॉपुलर इक्वेशन जो अपन ने क्लास में देखी थी वो थी ये, और इसके सॉल्यूशन याद करो बेटे, क्या होते हैं? सिस 2n पाई डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये होता है। और बेटे इसमें n की जगह यहाँ तो n आएगा, यहाँ m आएगा। मैंगो की जगह क्या रख देंगे अपन? 0, 1, 2 से लेकर के n-1, है ना? ये होते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो बेटे ज़्यादातर सिचुएशन में अपन ने देखा था कि एग्जामिनर कैसे इसको क्रिएट करता है, इसको एक जीपी की हेल्प से क्रिएट करता है। तो आओ देखें, ये क्या बन रहा है? जीपी बन रहा है। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो क्या है? z³ और इंटू z³। तो जीपी का सम लिखते हैं। जीपी के बेटे सम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना? वैल्यू प्लग कर देते हैं इसके अंदर। इसमें अपन ने वैल्यू पुट कर दी ना। a का वैल्यू बेटे कितना है? 1, और बेटे r का वैल्यू कितना है? z³ लिखते हैं, और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो z³ की पावर कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z³ इज इक्वल टू 0।
न्यूमरेटर पार्ट में क्या बन गया 1 माइनस जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 0 या जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 1। अब बेटे मैंने आपको बताया था कि जो जीपी का फॉर्मूला होता है ना, ये तब वैलिड होता है जब कॉमन रेशियो 1 न हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे कॉमन रेशियो कितना है z³ है, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर कि z³ 1 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे 9, और जो इक्वेशन चल रही थी उसके रूट कितने हैं 6। हमने रूट क्या कर दिए 3 बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए, कैसे बढ़ा दिए, नहीं बढ़ा सकते, रूट तो उतने के उतने रहेंगे। तो अपने को क्या करना होगा, इसके रूट्स में से इसके जो रूट्स हैं उनको हटाना होगा। तो 9 में से जो 3 रूट हट गए, फिर अपने क्या आ गए, काम के 6 रूट आ गए। तो लिखना चालू करते हैं इसके डीएमटी से रूट। तो बेटे जादू मंत्र से 1 को कैसे लिखा, सिस 0 या सिस 2m पाई लिख लिया। अब डीएमटी लगा दिया, 9 से एम्पलीट्यूड को या आर्ग्यूमेंट को डिवाइड कर दिया। अब इसमें m की जगह क्या क्या रखना होगा, 0 1 2 और 8 तक। अच्छा, तो ये अपन ने वैल्यू रख दी 0 से लेकर के 8। अब क्या पूछ रहा है, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग इक्वेशन इफ दिस इक्वेशन हैज अ रूट r e की पावर आयोटा थीटा। पढ़ो भाई इसको, क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड लेना है, रूट भाई मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा 1, सारे रूट जो है यूनिमॉड्यूलर है, एक ही मॉड है उनका 1। एम्पलीट्यूड क्या रखना है 90 से 180, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बेटे यहाँ पर m0 रखा, तो m0 रख करके बेटे एम्पलीट्यूड कितना आ गया 0। 1 रखा, अब 1 रख के देखना पड़ेगा 2 पाई अपॉन 9 कितना होता है। तो बेटे पाई बाई 9 का अंदाज़ा लगा लो, 180 अपॉन 9 बेटे कितना हो गया, 180 अपॉन 9 हो गया बेटे 20, और 20 इंटू 2 कितना हो गया बेटे 40। अच्छा, तो m1 के लिए एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 40। 2 के लिए देखते हैं बेटे, तो 2 के लिए बेटे कितना बनेगा, m2 रखा तो कितना आ गया 4 पाई बाई 9, यानी कि इसका डबल, यानी कितना आ गया 80। 3 के लिए बेटे कितना आएगा 6 पाई बाई 9, यानी कि इसका ट्रिपल। तो 40 का ट्रिपल कितना हो जाएगा बेटे 120। ओके, ऑप्शन में क्या 120 दिया है, नहीं दिया, ध्यान से देखो। मैंने बताया था z³ इज इक्वल टू 1, z³ इज इक्वल टू 1 के रूट लिखते हैं बेटे। देखो बेटे 1 को अगेन क्या लिखा, सिस 2m पाई, और किससे डिवाइड कर दिया 3 से, m की जगह क्या क्या रखेंगे 0 1 2। तो एक एंगल तो क्या बनेगा 0, एक एंगल क्या बनेगा 120, एक एंगल क्या बनेगा 240। तो बेटे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसके रूट हटाने हैं, तो इसके रूट क्या है 1 है, तो क्या इसको लेना था, नहीं लेना था, क्योंकि m0 कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को कोरस्पॉन्ड करता है 1 को, उसको नहीं लेना था। क्या m इज इक्वल टू 3 लेना था, नहीं लेना था, क्योंकि वो किसको कोरस्पॉन्ड करता है 120 को। अब अगला देखते हैं 4, तो m की जगह 4 रखा ना बेटे, तो कितना आएगा 2 इंटू 4 इंटू पाई बाई 9, यानी कि 8 पाई बाई 9। तो बेटे 8 पाई बाई 9 इसका क्या लगा 4 गुना, कितना हो गया बेटे 160। और ये तो मिल गया 160 कहाँ है, इस एंगल 90 से 180 के बीच में है और करेक्ट है। तो अपन ने देखा कि ये जो रूट्स हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से आए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। रूट्स आ रहे हैं m की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। क्या 6 के लिए आएंगे, नहीं, क्योंकि 6 के लिए क्या आ जाएगा 240, 7 के लिए और 8 के लिए। ठीक है, ये 6 रूट आएंगे, लिख देता हूँ मैं। जो 6 रूट हैं वो हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। कौन कौन से रूट जो हैं इस इक्वेशन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं या जिनको इग्नोर करना है, या जो रूट नहीं है वो हैं m की वैल्यू 0, 3 और 6, है ना, क्योंकि ये रूट बेटे क्या बन जाएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे।
ठीक है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है ये, याद आ ही गया होगा आपको, इसके रूट याद है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, उनको नहीं लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला, if the line is normal to the parabola y square plus 8x is equal to 0 then k is equal to, तो बेटे ये पैराबोला का सवाल है, कोनिक सेक्शन का सवाल है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला से स्टैंडर्ड 10 सालों से स्टैंडर्ड रहा है कि पैराबोला से एक सवाल आएगा, एलिप्स से एक सवाल आएगा, हाइपरबोला से एक सवाल आएगा। तो एक बार मैं आपको जनरल है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी इस सवाल को करके बताऊंगा, है ना, एक मेथड, वो भी बहुत शानदार है और बहुत बेसिक है ना। और दूसरा मैं आपको खुद पैराबोला के जो रिजल्ट हमने याद किए थे नॉर्मल के, याद ही होंगे आपको, नॉर्मल का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, तो क्या होता है बेटे बोलो, क्या होता है नॉर्मल का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना, वेरी गुड, है ना, ये होता है नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं, तो बेटे तस्वीर जो है, तस्वीर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और बेटे लपक के कितना आ जाएगा, a का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू कितना है -2 है। अब इसमें अपन ने क्या चेप दिया, a की जगह -2 रख दिया, रख देते हैं, -2 रख के कितना आ जाएगा बेटे 4m और कितना आ जाएगा m क्यूब, ठीक है, -2 रख के ही आएगा। अच्छा जी, ऑल राइट, अब क्या करना चाहिए, ये तस्वीर और ये तस्वीर क्या है, सेम है, तो कंपेयर करते हैं, इसको है ना ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू कितना बन रहा है बेटे -2x और क्या बन रहा है बेटे -k, ओके। तो बेटे आंखों से दिख रहा है ना, दोनों लाइनें अगर सेम है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि दो लाइनें अगर सेम होती हैं, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 इज 0, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। हाँ भाई, मैं क्या करता, दो लाइनें अगर सेम है तो उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अगर ये दोनों लाइनें सेम हैं तो इनके x, y और एब्सोल्यूट टर्म के कोफिशिएंट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो y का जो कोफिशिएंट है बेटे देखो, दोनों में उल्टे हाथ की तरफ, x का कोफिशिएंट देखो बेटे राइट साइड सीधे हाथ की तरफ, एब्सोल्यूट टर्म देखो बेटे राइट साइड 4m प्लस 2m क्यूब दिख रहा है क्या, और नीचे क्या रखा है -k, ऑल राइट। तो इसको इसके बराबर किया ना बेटे, तो m का वैल्यू पटाख से दिख रहा है, कितना आ गया -2, और m -2 के लिए अपन अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो -k कितना आ रहा है बेटे 4m प्लस 2m क्यूब, तो 4m कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब, तो ये कितना आ गया बेटे -8 और -16 है ना, ये कितना आ गया -24, ऑल राइट। तो -k आया -24, तो बेटे k का वैल्यू कितना आ गया 24। तो आंसर देखते हैं अपना, यस आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। तो बेटे इस मेथड से, ये जो पहला मेथड है, इससे अपन ने बेटे क्या रिवाइज किया, अपन ने रिवाइज किया कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला में इन स्लोप फॉर्म। बेटे पैरामेट्रिक में भी अपने को याद होना चाहिए कि नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ एक बार। पैरामेट्रिक होता है y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ठीक है। m कितना होता है -t होता है ना। चलो अब दूसरा मेथड AOD से अपन इसको करते हैं। हाँ भाई, ये कह रहा है लाइन इज नॉर्मल टू पैराबोला। तो बेटे एक रफ स्केच बनाना हमेशा बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभकारी होता है। ये अपन ने बना दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, यानी कि
लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, राइट फेसिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए क्या आएगा लेफ्ट फेसिंग। अच्छा जी, एक बार थोड़ा अंदाजे से देख लो, स्लोप कितना है -2, तो बेटे स्लोप -2 है, कुछ अंदाजे से मैंने बनाया है स्लोप -2 का लाइन। ओके ठीक है, लाइन इज नॉर्मल। ओके, तो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये लाइन जो है नॉर्मल है। तो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे अपन तो डेरिवेटिव का वैल्यू, बेटे लाइन का स्लोप देख पा रहे हो, लाइन का स्लोप कितना आ रहा है -2, तो डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आएगा बेटे, ये तो नॉर्मल है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी हाफ। तो कर दिया इसको डिफरेंशिएट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y dy/dx, और बेटे 8x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 8, 0 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, इसमें dy/dx की जगह बेटे क्या रख दिया हाफ, तो क्या बन जाएगा 2y मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया गॉन, y कितना आ गया बेटे -8। इससे हमें क्या पता चला कि जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल लाइन बनाई गई है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है -8, y -8 बेटे यहाँ रख दिया, कितना बनेगा बेटे -8 का स्क्वायर प्लस 8x इज 0, 64 प्लस 8x इज 0, बेटे x का वैल्यू कितना आ गया -8, तो पॉइंट जो है वो क्या आ गया बेटे -8। अब तो हम लाइन निकाल लेंगे बेटे, क्योंकि लाइन का स्लोप तो हमें पता ही था, दे ही रखा है, और बेटे पॉइंट भी पता चल गया, तो इस पॉइंट से ही लाइन पास कर दी होगी बेटे, तो इस पॉइंट को कहाँ रख दिया अपन ने, इसी लाइन में रख दिया, रख देते हैं। तो 2 इंटू कितना आएगा बेटे -8 प्लस y का वैल्यू कितना है -8 प्लस k इज इक्वल टू 0, कितना आ गया -16 -8 है ना, -24 प्लस k इज 0, पट आंसर आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया 24। तो कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है ये आप ही को डिसाइड करना है। अगर पैराबोला के नॉर्मल को आपने रट रखा है, याद कर रखा है, तो वो ज़्यादा आसान है, और अगर आपके फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, और क्वेश्चन की प्रोफाइलिंग जो है वो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप, तो AOD वाला मेथड भी बहुत ही शानदार मेथड है, जल्दी आंसर इसी से आ रहा है। ठीक है महारथियों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। The normal at a variable point P on ellipse of eccentricity E meets the axis of the ellipse in Q and R. Then the locus of midpoint of QR is a conic with an eccentricity E dash such that the option A, E dash is independent of E, E dash is 1, C option E dash is E, और E dash जो है 1/E है। कौन से टॉपिक का सवाल है ये, एलिप्स का सवाल है और स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, बनाते हैं इसको। ये अपन ने एलिप्स बनाया, नॉर्मल एट पॉइंट P, मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, ये अपन एक पॉइंट P नॉर्मल अंदाजे से बना दिया, इसका इसेंट्रिसिटी अपने को E दे रखा है ना, और अपन ने जो पिक्चर बनाई ना बेटे वो क्या अज्यूम करके बनाई है कि A का वैल्यू क्या है B से बड़ा है, यानी कि एलिप्स जो है चौड़ा है, फैला हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्स मीट्स द एक्सिस इन, तो बेटे ये पॉइंट कितना आ जाएगा Q, और बेटे ये पॉइंट एक्सिस ऑफ एलिप्स मतलब वही मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो बेटे मिड पॉइंट है ना, ये मान लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं पी क्यू आर एस बोल देते हैं, और लेट द पॉइंट एस बी एच कॉमा के। अब क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इज अ कोनिक विद इसेंट्रिसिटी ई डैश। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा करते हैं पैरामेट्रिक खेलते हैं ना, तो अपन ने P पॉइंट मान लिया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट A cos थीटा B sin थीटा।
अब बेटे आपको याद होना चाहिए है ना नॉर्मल लाइन का इक्वेशन पैरामीट्रिक पॉइंट पर क्या होता है। चलो मैं याद दिलाता हूँ। नॉर्मल लाइन होता है ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब अपन इसके अंदर एक्स वन वाई वन की जगह क्या रख देंगे अपन ए कॉस बी साइन रख देंगे, तो अपने को पैरामीट्रिक नॉर्मल मिलने लग जाएगा। लिखते हैं तो कितना आ जाएगा बेटे ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये तो रिजल्ट याद ही है अपने को अच्छे से, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा भाई ए कट जाएगा ए के, ओके तो आ रहा है ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ऑल राइट, है ना। ये अपना आ गया पैरामेट्रिक नॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट ख्याल क्या आता है कि अपन निकालें क्यू, अपन निकालें आर और निकालें फिर उनका मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्यू निकालने के लिए बेटे एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं वाई को 0 कर देते हैं, और बेटे वाई इंटरसेप्ट के लिए बेटे क्या करते हैं एक्स को 0 कर देते हैं। तो अपन ने क्यू के लिए वाई को बेटे 0 कर दिया, है ना। वाई को 0 करा तो एक्स का वैल्यू अपने को दिख रहा है, कितना आ रहा है ए ई स्क्वायर कॉस थीटा। और अगर मान लो मैंने x को 0 किया बेटे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ऑल राइट, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट को निकालते हैं, तो एक बार क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, है ना। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0, और बेटे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, वो कितना है 0 कॉमा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी इंटू साइन थीटा। अब बेटे इन दोनों के मिड पॉइंट को लिख देता हूँ। मिड पॉइंट का अपने को फॉर्मूला आता ही है। मिड पॉइंट कितना होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। ये होता है मिड पॉइंट। तो एस पॉइंट बेटे क्या मान के चल रहे थे अपन h कॉमा के। लोकस के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, जो भी आपका लोकस जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है, यू स्टार्ट द क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग द पॉइंट टू बी h कॉमा के। आप मान लें वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट h कॉमा के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सारा ए ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 0 अपॉन 2 और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2b। अभी अगली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है कि हम किससे खेल रहे थे, हम पी पॉइंट से खेल रहे थे। पी पॉइंट हिल रहा है, ठीक है। और क्यों हिल रहा है पी पॉइंट, क्योंकि उसमें थीटा है, थीटा वेरी कर रहा है, पी पॉइंट नाच रहा है। थीटा अलग अलग के लिए पी पॉइंट एलिप्स पर नाचेगा। तो अपन ये नाच गाना बंद करने के लिए क्या करें, साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर करके ऐड कर दें, उससे ही नाच गाना बंद हो जाएगा, थीटा गायब हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं कॉस थीटा। बेटे कॉस थीटा कितना आ रहा है, देखो कॉस थीटा को घेर लो, कितना आएगा 2h अपॉन ए ई स्क्वायर। दिख रहा होगा दोनों पॉइंट सेम, तो दोनों पॉइंट का बेटे क्या होगा x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, दो पॉइंट सेम उनका y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आया 2h अपॉन ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। और बेटे साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा आया 2bk डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, अब क्या करना चाहिए अपने को, स्क्वायर करके ऐड करना चाहिए ना। तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन ए ई स्क्वायर, h की जगह रख दिया मैंने बेटे x, और 2by k की जगह रख दिया है y, है ना, a स्क्वायर ई स्क्वायर। बेटा नेगेटिव का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा था, दोबारा देखते हैं एक बार सवाल को। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोनिक विद इसेंट्रिसिटी, है ना।
तो आंसर जो है वही कह रहा था कि कोने का आएगा। तो भाई शक्ल सूरत से तो ये अच्छा ही आदमी लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा मामला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा मामला जो है वो किस प्रकार के कोनिक में आता है, एलिप्स में आता है। ठीक है, तो इतना तो दिख रहा है दूर से कि एलिप्स है। ठीक है, अब एलिप्स के बारे में इसने बोला है इसेंट्रिसिटी ई डैश। ओके, तो बेटा ई डैश जो है ना वो क्या 1/e हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बेटे 1 तो आने का मतलब ये पैराबोला, गलत हो गया बेटे, क्योंकि e जो है ना 1 से कम होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा। तो अगर इसेंट्रिसिटी जो है 1 से बड़ी है तो इसका तात्पर्य क्या निकला, इसका तात्पर्य ये है कि हाइपरबोला। पर बेटे हाइपरबोला तो है नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है एलिप्स है। तो बॉम्बे और दिल्ली नहीं हो सकते ना, ज़रूर क्या रहा होगा, या तो आगरा रहा होगा या कलकत्ता रहा होगा। चलो और थोड़ा करते हैं इसको, थोड़ा ऑप्शंस पे नज़र रखा करो, हर टाइम पर अपन चौकस रहें कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं और हमारा सवाल जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई एक्स स्क्वायर को अलग करते हैं पहले, तो लिखा है ए स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 है ना, ये लिखा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर ए की पावर 4 ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर 4 है ना, इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, तो ये है और ये है। अच्छा क्या कह रहा था ये, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज कोनिक विद इसेंट्रिसिटी ई डैश सच दैट, इसका इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो बेटे सबसे पहले ना जब भी हमें एलिप्स दे रखा होता है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बेटे याद करो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखना होता है बड़े वाला कौन है। ठीक है, तो जो बड़े वाला होता है ना उसको पहचानना आना चाहिए। तो अपन जो नॉर्मल एलिप्स होते हैं उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, मैं किसको बड़े वाला मान रहा हूँ, मैं ए को बड़े वाला मान रहा हूँ, यानी कि एक्स के नीचे बड़े वाला है। अब बेटे इसमें जो है जो बड़े वाला होता है ना, इसेंट्रिसिटी लिखने का तरीका क्या होता है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे वाला डिवाइडेड बाय बड़े वाला। ऑल राइट, ऐसे देखते हैं। अब इसमें जो है चार दोनों एक ही अफेक्ट लेकर के आएंगे, छोड़ो उसको। और भाई ई की पावर 4 एक ही अफेक्ट लाएगा। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, एक तो ए स्क्वायर यहाँ पर है बेटे, और एक यहाँ पर क्या ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, कौन है, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ ये। तो बेटे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बेटे क्या होगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बेटे क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बताया ना ए बड़े वाला है, तो ए बड़े वाला है तो बड़े वाला अपॉन छोटे वाला क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो बेटे अगर ए स्क्वायर को 1 से बड़े नंबर से, ए स्क्वायर को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटे वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बेटे, ए स्क्वायर से बड़ा। तो कौन है बड़े वाला, ये है बड़े वाला और ये है छोटे वाला। ओके, अब हम इसकी इसेंट्रिसिटी को मान लेते हैं ई डैश। तो बेटे ई डैश कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे वाला, बताया अभी छोटे वाला ये है, कौन है, ए स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय बड़े वाला ये है, ए की पावर 4 ई की पावर 4 अपॉन 4 बी स्क्वायर, गॉन कितना आ जाएगा बेटे, ए स्क्वायर भी थोड़ा सा गॉन, कितना आएगा 1 अपॉन, बेटे नीचे कौन बनेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसा बन रहा है ये। और इसको फर्दर बेटे कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और बेटे ये तो क्या है, ये तो वही है, ये तो वही अपना नॉर्मल एलिप्स का, स्टैंडर्ड एलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ई डैश किसके बराबर आया बेटे, ई डैश बराबर आया अपने ई के। ठीक है, तो ई डैश इज इक्वल टू ई है ना, ये अपना आंसर है। देखते हैं ऑप्शन, ई डैश इज इक्वल टू ई है ना, तो सी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इससे अपन ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में देखी। कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होती है एलिप्स पर
ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखा। दूसरा अपन ने देखा कि लोकस के लिए लोकस को मानना होता है पॉइंट एच कोमा के, फिर आप सारी कंडीशन लिख दो, यहाँ तक कोई चिंता की बात नहीं है। पर कॉस थीटा और साइन थीटा का नाच गाना बंद करने के लिए उनको क्या करना होता है, स्क्वायर करके ऐड, वो कर दिया। फिर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सवाल का, ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़े वाला है या वाई स्क्वायर के नीचे बड़े वाला है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़े वाला है तो एलिप्स क्या ऐसे फैल जाएगा, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो एलिप्स क्या ऐसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पाया कि जो हमारा लोकस आ रहा था वो एक लंबे वाला एलिप्स था। ठीक है, तो लंबे वाले के लिए अपने को क्या करना होता है, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालना होता है, 1 माइनस छोटे वाला अपॉन बड़े वाला, है ना, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। If x plus iota y is equal to under root of phi plus iota psi, where iota की usual definition दे रखी है under root of -1. Phi and psi are non-zero real parameters, then phi is constant, and यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फाई इज कांस्टेंट एंड यहाँ पर आएगा भाई इस जगह, है ना, सवाल को ऐसे पढ़ेंगे अपन, फाई इज कांस्टेंट एंड साई इज कांस्टेंट। ठीक है, सवाल क्या है, फाई इज कांस्टेंट एंड साई इज कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स टू सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। बाकी सारा सवाल सही है, बस यहाँ पर ये हल्का सा मिस्टेक हो गया, फाई जो है इक्वल टू के उस तरफ आएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो बेटे पहला ख्याल यही आता है कि अंडर रूट को हटाने के लिए अपन क्या करें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया तो बन रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई। बेटे एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस आएगा बेटे आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आएगा 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई इज इक्वल टू आएगा फाई प्लस आयोटा साई। और बेटे आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस 2xy इंटू आयोटा इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई। अच्छा बेटे अब क्या करना होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही करना होता है कि लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है और राइट साइड में रियल पार्ट है उनको आप बराबर कर दो, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटे लेफ्ट साइड में रियल पार्ट दिख रहा है क्या अपने को, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बेटे राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, 5। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये क्या कह रहा है, ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कोई कॉन्स्टेंट है और ये एक कर्व है। और बेटे इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटे, आयोटा का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड कितना है बेटे 2xy, और राइट साइड आयोटा का कोफिशिएंट कितना है बेटे साई, और ये भी कांस्टेंट है ना, ऐसा दे रखा है। अभी कह रहा है ये दो हाइपरबोला हैं, सही बात है, अपन जानते हैं भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बीच में नेगेटिव साइन आया है तो बेटे इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और बेटे ये भी याद होगा आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर वो कौन सा वाला होता है, इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो एक बार पिक्चर बना लेते हैं बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अपन जानते हैं, है ना, वो कैसा बनता है हाइपरबोला, ऐसा बन जाता है। और बेटे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला हाइपरबोला कैसे बनता है, ऐसे बन जाता है। हाँ भाई अब आगे देखते हैं। अभी क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एट एन एंगल। ठीक है,
तो किस चीज़ की चर्चा चल पड़ी है? एंगल बिटवीन द टू कर्व्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एंगल बिटवीन टू कर्व्स। आपको याद आ ही गया होगा कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स ये टॉपिक अपन ने कहाँ पढ़ा था बेटे? टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो मैंने आपको याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि दो कर्व्स के बीच का जो एंगल होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? उसकी परिभाषा होती है कि आप क्या करें, उस कॉमन पॉइंट पर पहले कर्व पर टेंजेंट बनाएं, मान लेते हैं उसे लाइन L1, दूसरे कर्व पर भी टेंजेंट बनाएं, मान लो उसको लाइन L2, उनके बीच में जो एंगल है थीटा, उसे कहते हैं, यानी कि दोनों के टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल, उसे कहते हैं एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। ठीक है, तो अपने को यही एंगल जो है यही कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस में देखो यही एंगल जो है उसके बारे में पूछा गया। ऑल राइट, तो अपन ऐसा करें, इस पे कोई पॉइंट मान लें, है ना। तो ये पॉइंट मान लेते हैं अपन, दोनों कर्व पर जो लाई कर रहा है मान लेते हैं पॉइंट H, K। ओके, तो बेटे क्या होगा? h² - k² = λ1। पहले कांस्टेंट को λ1 बोल रहा हूँ बेटे, और 2hk = λ2, है ना। दूसरे, हाँ भाई, तो अपन करते हैं। ये तो मैंने क्या लिखा है? ये तो मैंने लिखा है कि ये जो पॉइंट है ना H, K, ये पहले कर्व पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट H, K दूसरे कर्व पे लाई कर रहा है। अब अपने को एक कंडीशन और लिखनी है, ठीक है ना, कि दोनों पर जो dy/dx है, यानी कि m1 और m2 का जो वैल्यू है, ठीक है, उनको देख करके अपन बताएंगे कि tan थीटा है ना। आपको याद आ ही गया होगा, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। tan थीटा बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा, उसका गिवन बाय होता है मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ऑल राइट, ठीक है भाई। तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। x² का बेटे डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। बेटे y² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2y मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? dy/dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटे? 0। अब x और y की जगह क्या रख दिया बेटे? h और k, और dy/dx को बोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए m1। तो बेटे यहाँ से m1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m1 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटे? h/k। इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 तो बाहर आ जाएगा बेटे। xy में प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल में जब x को डिफरेंशिएट किया बेटे कितना आएगा? y प्लस x, और अब बेटे y का डेरिवेटिव क्या बोलेंगे? y के डेरिवेटिव को dy/dx, और बेटे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। x और y की जगह रख दिया h और k, तो आ रहा है k प्लस h इंटू इसको बोल दिया बेटे m2। तो बेटे यहाँ से m2 का वैल्यू कितना आ रहा है? -k/h। तो बेटे पहचानो, अपनी पैनी नज़रों का इस्तेमाल करो, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना, इस आइटम को देखो और इस आइटम को देखो। ये h/k है, ये -k/h है। तो बेटे क्लियरली दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है कि m1 m2 का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। अर्थात दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? 90। यानी कि दोनों कर्व क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल। दोनों कर्व्स के बीच का एंगल 90, मतलब दोनों कर्व क्या हैं? दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली या एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बेटे 90 डिग्री वाला ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन, ठीक है। तो भाई इसमें थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स का भी रोल था, थोड़ा सा अपना हाइपरबोला का भी रोल था, थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी रोल था, थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल का भी रोल था। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स अपन ने इस क्वेश्चन से रिवाइज कर लिए, है ना। अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई 90 डिग्री ऑर्थोगोनल याद ही होगा आपको। दो कर्व्स ऑर्थोगोनल, वो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एन, ये क्वेश्चन मैंने बहुत आसान रखा है ना, इस पेपर के अंदर आसान क्वेश्चन है। ए एंड बी बी टू नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स इन अ प्लेन। ए और बी दो नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि पैरेलल नहीं है ना, कोलिनियर नहीं है। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाइसेक्स द
इंटरनल एंगल। अब बेटे 50 बार बताया था, बाइसेक्स द इंटरनल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। ये फेज मैंने आपको 50 बार बताया था कि कब एक वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, एंगल बाइसेक्टर की दिशा में जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका ए वेक्टर इस दिशा में, दिस इज ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों की पूंछ से पूंछ मिला दी, है ना। मैं क्या करता हूँ, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो उनकी पूंछ से पूंछ मिला देते हैं अपन, यानी कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है उसको अपन सेम कर देते हैं। हाँ भाई, तो अब इनका जो रिजल्टेंट है यानी कि a प्लस बी, तो बेटे कब a प्लस बी जो वेक्टर है वो a और b के बीच में जो एंगल है उसका बाइसेक्टर बनेगा। अगर दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है तो इसकी दिशा जो है a के साथ थीटा एंगल कब बनाएगी। याद आ गया होगा अब आपको। मैंने बताया था आपको, जब इसका मॉडवा और इसका मॉडवा जो है सेम हो जाता है तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। पैरेललोग्राम लॉ याद आ रहा है, ये पैरेललोग्राम के दो साइड, ये वेक्टर की शिफ्टिंग, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो बेटे कौन सा ऐसा जादुई पैरेललोग्राम होता है जिसमें डायगोनल जो है इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। सो वी नो in rhombus diagonal is along angle bisector, ठीक है। जो डायगोनल है वो किसके अलॉन्ग है, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। डायगोनल इज अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जो डायगोनल वेक्टर है, डायगोनल के दिशा में जो वेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर तब बन जाता है जब फिगर जो है क्या बन जाए, रोम्बस बन जाए। वापस लौट के आते हैं सवाल पर। तो ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये किस दिशा में है, एंगल बाइसेक्टर की दिशा में, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई वेक्टर एंगल बाइसेक्टर की दिशा में बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल बिटवीन दिस, अच्छा, देन अल्फा इज इक्वल टू, भाई इसमें एक वेक्टर तो b है ही, ये जो है इसमें एक वेक्टर तो क्या है, स्वयं b है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बोला है, देखो पढ़ो इसको, क्या बोला है, नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि a का मॉड और b का मॉड दोनों बराबर हैं, और किसके बराबर है, 1 के। तो बेटे यहाँ पर जो ये क्या लिखा है, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिखा है। उन वेक्टर्स का नाम क्या है, एक वेक्टर का नाम है अल्फा इंटू ए वेक्टर और एक वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, ठीक है। एक का नाम क्या है ए, एक का नाम है अल्फा ए, एक का नाम है बी। अच्छा, तो भाई अगर इस और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, तो इसका और इसका मॉडुलस क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि रिजल्टेंट ऑफ अल्फा ए और बी जो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और हम देख पा रहे हैं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर करूँगा तो बेटे ये जो वेक्टर है इसकी दिशा क्या होगी, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। इस बात को मैं लिख देता हूँ, अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। और ये भी कह रहा है कि ये वेक्टर भी अल्फा ए प्लस बी, ये वेक्टर भी अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वेक्टर और अल्फा ए प्लस बी, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये क्या हो गए, आर कोलिनियर। ये वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल। दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे का क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा ए प्लस बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं
तो दो वेक्टर्स जो हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ स्केलर मल्टीपल, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, या उसे क्या बोलते थे अपन, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना, लिख देता हूं मैं, लीनियरली डिपेंडेंट, और क्या कहते थे अपन, स्केलर मल्टीपल। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल है तो उन दोनों वेक्टर्स में जो रिलेशन है उसको कैसे संबोधित करते थे, उस रिलेशन को क्या बोलते थे, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। तो यही रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। फिर प्यारे बच्चों याद करो, x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर अगर 0 है और अपने को दे रखा है कि दोनों वेक्टर के नॉन पैरेलल, ए और बी आपस में नॉन पैरेलल हैं, पर a प्लस बी वेक्टर एंड अल्फा ए प्लस बी वेक्टर ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो नॉन पैरेलल, अगर ए और बी नॉन पैरेलल हैं तो याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था एक्स ए प्लस वाई बी अगर 0 है एंड दे रखा है कि ए एंड बी आर नॉन पैरेलल, काफ़ी चीज़ें हैं याद करने के लिए सवाल में, इम्प्लाइज, तो बेटे क्या होगा, कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, 0 0। क्यों, क्योंकि नॉन पैरेलल में तो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, असंभव है ये, असंभव कि आप एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल एक्सप्रेस कर पाएँ। तो इसी वजह से x और y कितने हो जाएंगे, 0 0। ऑल राइट, तो इसी बात का इस्तेमाल अपन यहाँ करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर a इधर है और इधर है और b भी इधर है और इधर है, तो या तो एक साइड लाके उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दो आप, 0, क्या कर दो उनके कोफिशिएंट्स को 0, या फिर दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। यानी कि जैसे अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड, कोफिशिएंट ऑफ बेटे ए वेक्टर कितना आ रहा है बेटे 1, और राइट साइड बेटे कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर कितना आ रहा है, लैम्डा अल्फा, और बेटे लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर बेटे कितना आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर 1, और राइट साइड में बेटे कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा है, लैम्डा। तो यहाँ से अपन चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं लैम्डा भी 1 और अल्फा भी 1 आ गया है। अच्छा, लैम्डा 1 अल्फा निकालना था, पटाक, बी ऑप्शन अपना आंसर है। बेटे एक बार समराइज कर देता हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देखी। फर्स्ट थिंग, एंगल बाइसेक्टर जो है उस दिशा में एक वेक्टर लिखा जा सकता है अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड कर दें और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो। और इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट और साफ सुथरा है कि पैरेललोग्राम में ऐसा क्या खास हो कि उसका डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हो, भाई वो पैरेललोग्राम बनाओ बस बन जाए, और क्या। अच्छा, दूसरा अपन ने ये देखा कि एक वेक्टर को, अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल या लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स करके आप लिख सकते हैं। फिर अपन ने एक और देखा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं हैं और आपके पास एक ऐसा रिलेशन आ गया है एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0, तो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं यानी कि x और y दोनों क्या होंगे, 0 0 हो जाएंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लाइन, बेटे किसका सवाल है, 3D का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये IIT में अभी 3-4 साल पहले ही आया था। इफ़ द लाइन लाइज इन द प्लेन, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्योमेट्रिकली समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना। तो लाइन, ये पेन को इमेजिन करो एज अ लाइन और इस पेपर शीट को इमेजिन करो एज अ प्लेन। तो ये कह रहा है कि लाइन लाइज इन प्लेन, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या हो गया, प्लेन पर आ गई है। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, ठीक है। लाइन प्लेन पर है, पूरी लाइन प्लेन पर है और प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है बेटे, ये रहा, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है। और क्या पूछा बेटे, L² प्लस m² का वैल्यू पूछा गया है। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। तो बेटे बहुत सिंपल बात है कि अगर कोई लाइन जो है अगर एक प्लेन पर लाई कर रही है तो उसके लिए क्या सफिशिएंट होगा, क्या अप्लाई करना नेसेसरी एंड सफिशिएंट होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटे, लाइन पर कोई सुंदर पॉइंट बताओ। देखो यहाँ पर
x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 तो दिख ही रहा है। तो बेटे याद करो लाइन की शक्ल कैसी होती है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए, y माइनस वाई नॉट अपॉन बी और z माइनस जेड नॉट अपॉन सी। तो बेटे x नॉट वाई नॉट जेड नॉट बेटे क्या होता है, वो होता है ट्रिवियल पॉइंट, सुंदर पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही होती है। और बेटे डिनोमिनेटर में जो चीज़ें होती हैं ए बी सी, वो क्या होती हैं बेटे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, या वो एक सुंदर वेक्टर जिस दिशा में लाइन जा रही है, लाइन का जो डायरेक्शन है वो होता है डिनोमिनेटर में। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट वेक्टर है। ओके, तो आंखों से दिख रहा है पटाख से कि x माइनस, कंपेयर करो बेटे, तो x नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो पॉइंट है बेटे कितना आ गया बेटे 3, शाबाश -2, शाबाश -4, एक पॉइंट मिल गया। अब मैंने आपको बताया था लाइन को क्या करते हैं अपन, इक्वल टू लेमडा करके मान लेते हैं। तो कंपेयर करके देखो बेटे, कोई भी जनरल पॉइंट ऑन लाइन बेटे कैसा होगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई जेड कैसा होगा, उचका दो, कितना आएगा 3 + 2 लेमडा -2 माइनस लेमडा -4 + 3 लेमडा। कोई भी जनरल पॉइंट ऑन लाइन अपन इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से। अब आप इसमें लेमडा की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 -2 -3 -4, आपको लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो जनरेट होते हुए दिखेंगे। सबसे सुंदर होता है जब लेमडा की जगह 0 रखते हैं और वो यही पॉइंट है। फिर अपन ने एक और पॉइंट निकाल लिया लेमडा को 1 रख के। तो बेटे लेमडा 1 रख के कितना आ रहा है बेटे 5, लेमडा 1 रख के आ रहा है -3, लेमडा 1 रख करके आ रहा है -1। ऑल राइट, तो बेटे ये एक पॉइंट है और बेटे ये दूसरा पॉइंट है ना। अच्छा जी, तो एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ओ हो, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये 2 पॉइंट, कंडीशन काफ़ी है, अगर 2 पॉइंट हमें मिल जाएं लाइन पर जो प्लेन पर हैं तो पूरी लाइन जो है वो क्या होगी, प्लेन पर हो जाएगी। मैं एक रफ स्केच भी बना देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका प्लेन है, ये आपका लाइन है, लाइन पर ये पॉइंट अगर मैं प्लेन में रख दूँ और लाइन पर एक और पॉइंट मैं प्लेन पे रख दूँ, ये 2 पॉइंट अगर मैं प्लेन पे रख दूँ तो पूरी लाइन जो है क्या हो जाएगी, प्लेन पर आ जाएगी। ओके भाई, पहले तो ये वाला रख देते हैं, 3 -2 -4 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो बेटे कितना आ जाएगा 3 और क्या है -2 और क्या है -4 का क्या हो जाएगा बेटे +4 = 9। तो बेटे कितना आया 3l - 2m = 5, 1। और बेटे ये वाला रख रहा हूँ 5, कितना आएगा 5l -3, तो कितना आ जाएगा बेटे -3m और क्या -1, -1 के लिए कितना बनेगा बेटे 1 = 9। इसको और अच्छे से लिख लिया 5l -3m = 8। अच्छा ये और ये है ना। ओके, तो इनको बेटे कैसे सॉल्व करें, ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 2 से, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -6m कट जाएगा। तो बेटे 10 - 9 है ना, 10l - 9l बेटे कितना आ जाएगा l। और बेटे 16 - 15 है ना, 16 - 15 बेटे कितना हो जाएगा 1, और -6m काट दिया तो लड्डू कितना आ गया 1। अच्छा, लड्डू अगर 1 आ गया तो मैंगो देखते हैं बेटे, अगर ये 1 है यहाँ पर कितना आएगा 3, लिखते हैं इस बात को। तो 3 - 2m = 5, पटाख से दिख रहा है, m का वैल्यू कितना आ रहा है बेटे 1। तो बेटे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे 2। तो आंसर कितना आ गया अपना 2 आ गया, है ना। 1 1 वैल्यू आ रही है दोनों की ना। ये अपने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या भाई, m -1 आएगा ना, m -1 आएगा, हाँ अब सही है, तो भी आंसर सही है। 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना आएगा, उनका सम कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। बेटे कोई और ज्योमेट्रिकल सिचुएशन लग रहा है अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो
लाइन है वो पूरी तरह प्लेन पर आ जाए। एक और तरीका देखते हैं। तो आप सोचो कि भाई ये प्लेन है आपका, ये आपका प्लेन है और ये आपका लाइन है। अब जस्ट इमेजिन कि ये आपका प्लेन का क्या है, नॉर्मल। और बेटे कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन या लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, ये वाला डायरेक्शन, ये दिशा दिख रही है, ये वाली दिशा, और बेटे प्लेन का नॉर्मल ये वाली दिशा, इनके बेटे बीच में एंगल कितना आएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन लाइन इज 90। इस बात को लिख देता हूँ, ये प्लेन का नॉर्मल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन इज 90 ना। ये बड़ी सुंदर बात है। और पट्ट से इसमें क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट अपन 0 कर सकते हैं। तो बेटे पहले मेरे को बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, क्या होता है प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो प्लेन के नॉर्मल के बेटे याद करो डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पर दिखाई देते हैं अपने को, कोफिशिएंट में है ना, L, M और बेटे -1 याद आ रहा है अपने को। मैं एक बार बता देता हूँ बेटे, अगर प्लेन का इक्वेशन ऐसा है ना, ax + by + cz + d0, तो बेटे नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियोज है ना वो कहाँ पर मिलते हैं अपने को, x, y और z के कोफिशिएंट में है ना, यानी कि a, b, c। ऑल राइट। तो प्लेन के नॉर्मल की दिशा, प्लेन के नॉर्मल की दिशा इज अलोंग द वेक्टर li + mj - k कैप। ठीक है, ये प्लेन का नॉर्मल। और लाइन जिस वेक्टर के अलोंग है, देखो ध्यान से बताया था ना, लाइन कौन से वेक्टर के अलोंग आएगा, लाइन कौन से वेक्टर के अलोंग है, 2i - j + 3k है ना, लिखते हैं इसको। तो लाइन इज अलोंग 2i - j और +3k। ठीक है, और अपन ने क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया क्योंकि 0 है ना, एंगल 90 है। तो 2l कितना बन रहा है, 2l और j डॉट j है ना, -m और कितना आएगा, -3 = 0, यानी कि 2l - m = 3। तो बेटे अगेन इस मेथड में क्या है, ये तो एक रिलेशन बना, एक रिलेशन तो आपको लाना ही पड़ेगा जो सुंदर पॉइंट है, ट्रिवियल पॉइंट है ना, इसको रख करके। तो इसको रख करके पॉइंट कितना आया, 3l - 2m = 5। लिख लेते हैं इसको, 3l - 2m = 5। पटाख से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 - 3 बेटे कितना आ जाएगा, 1। 6 - 5 कितना आ जाएगा, 1। तो L1 आ गया, L1 ऊपर रख दिया, 2 - m कितना आया, 3। तो बेटे m कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो आंसर क्या है, L1 है, m -1 है, और L1 m -1 है। अगेन स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा ना, 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन 29th, आर बी द रियल लाइन कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर। ठीक है, और भाई आर क्रॉस आर का मतलब हमारा क्या है, 2D प्लेन है ना, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सिस्टम होता है, जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस प्लेन की बात कर रहे हैं अपन। तो एस जो है उसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है ना, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट होता है। तो एक्स कॉमा वाई ऐसा, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से 2। टी दे रखा है अपने को, एक अपने आप में कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर्स का एक्स वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू। बेटे रिलेशन के बारे में पूछा है, ये तो अपना कौन सा चैप्टर का सवाल है, सेट्स रिलेशंस है ना, सेट्स एंड रिलेशंस है ना, इस टॉपिक का सवाल है। वैसे तो इस टॉपिक के सवाल कम ही आते हैं, पर आपको याद होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है।
अच्छा चलो चेक करते हैं, जैसे पहला वाला। तो सबसे पहले बेटे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव। बेटे याद करो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटे? आइडेंटिटी एलिमेंट्स की प्रेजेंस, यानी कि अगर ए है तो फिर क्या कहेंगे उस रिलेशन को? रिफ्लेक्सिव। यानी कि मैं अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए इस रिलेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? एक्स और वाई के बीच में, y बराबर है x+1। तो चेक करते हैं, s के बारे में चेक कर रहे हैं कि क्या s में जो एलिमेंट्स हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या x = y होगा नहीं होगा, पता करते हैं। चलो इसको लिखते हैं बेटे, तो y = लिखा हुआ है x+1, इसमें अपन ने रख दिया x = y, तो आ जाएगा x = x+1। यहाँ से बेटे आ जाएगा 1 = 0। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स नहीं हैं, नंबर इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं तो हमें आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, वो रिलेशन इक्विवेलेंस है ही नहीं, ठीक है। तो बोल देते हैं नॉट इक्विवेलेंस, ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। पर आपकी तसल्ली के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक बार इसमें सिमेट्रिक भी चेक करवा देता हूँ। तो बेटे सेकंड सिमेट्रिक क्या होता है बेटे? अगर कोई रिलेशन है, अगर x रिलेटेड टू y है तो ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि y भी उसी रिश्ते के अंतर्गत x से रिलेटेड है। यानी कि अगर y बराबर है x+1 तो इंटरचेंज कर दो इनकी जगह, तो जगह इंटरचेंज कर दी, तो x बराबर होना चाहिए y+1 के। तो क्या ऐसा है क्या अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि बेटे यहाँ पर x की जगह मान लो आपने रखा 0.5, तो y कितना आ गया बेटे? 1.5। तो अगर बेटे ये ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर होगा? नहीं कर रहा, क्योंकि y अगर 1.5 है तो 0.5 + 1, भाई x अगर, भाई x का वैल्यू है ना, क्या y+1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट है y कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए? इसको मिटा देते हैं। हाँ, जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, उसमें अगर 1 जोड़ें, ठीक है ना, y को अगर x में 1 जोड़ें तो 1.5 में अगर मान लो आपने 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा बेटे? 2.5। 0.5 थोड़े ना आएगा। तो ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट थोड़े ना है, दिस इज नॉट इम्प्लाइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब अपन टी रिलेशन पर आते हैं, टी के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? x - y इज इंटीजर। तो बेटे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, यानी कि क्या इंटीजर अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं है। तो बेटे x - x हम जानते हैं, बच्चा जानता है 0, तो क्या ये 0 इंटीजर होता है? हाँ होता है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। अब अगला कार्यक्रम अपना है सिमेट्रिक का। बेटे अगर x - y इंटीजर है तो क्या यहाँ से ये टिप्पणी दी जा सकती है कि y - x भी इंटीजर होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपने को ये गिवन है और अपने को ये चेक करना है, तो अपन ने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? y - x = नेगेटिव ऑफ इंटीजर। तो बेटे y - x जो है नेगेटिव ऑफ इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ इंटीजर भी क्या होता है? कोई ना कोई इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? हाँ है। थर्ड, अच्छा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भी ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर x रिलेटेड टू y है और उसके अलावा y रिलेटेड टू z है तो इन दोनों से हम निष्कर्ष निकालें कि x रिलेटेड टू z
होगा ही होगा, है ना, ये देखना है अपने को। तो भी इसका मतलब x माइनस वाई अगर इंटीजर है एंड y माइनस z कोई और इंटीजर है, इसको ऐसा करते हैं I1 बोल देते हैं। x माइनस वाई कोई इंटीजर है तो क्या यहाँ से ये टिप्पणी दे सकते हैं कि x माइनस जेड भी कोई ना कोई इंटीजर I3 होगा। चेक करते हैं। तो हमने देखा इस रिलेशन और इस रिलेशन से अगर अपने को ऐसा लाना है, यानी कि किसको साफ कर देना है अपने को, y को, तो आराम से ठंडे ठंडे दिख रहा है। y को साफ करने के लिए इन दोनों को क्या करना चाहिए अपने को, ऐड। ठीक है, तो कर दिया अपन ने ऐड। x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, और राइट साइड में कितना आएगा बेटे, I1 प्लस I2। y गॉन, यहाँ से पटाख से आ रहा है। x माइनस जेड कितना आ गया, I1 प्लस I2। तो x माइनस जेड आया अपना I1 प्लस I2। तो ये x माइनस जेड क्या है, अपने आप में इंटीजर ही तो है। तो बस हो गया प्रूफ। अगर x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो डेफिनेटली x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब जो सेकंड रिलेशन है t, वो इक्विवेलेंस है, क्योंकि वो तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। पर पहला रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं अपन। T इज इक्विवेलेंस ऑन R बट S इज नॉट, है ना। अपना आंसर है दिल्ली ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर है। भाई इससे अपन ने क्या क्या रिवाइज किया, इससे अपन ने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 रिलेशन होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है अगर x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना। ट्रांजिटिव की कंडीशन है x रिलेटेड टू y अगर है और y रिलेटेड टू z अगर है, तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि x भी z से रिलेटेड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। भाई हाइट्स एंड डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है आईआईटी में लगातार। बहुत छोटे छोटे सवाल कई बार हाइट्स एंड डिस्टेंस जैसे सेट्स रिलेशन जैसे आते हैं, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है। हाइट्स रिलेशंस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत छोटे छोटे आसान डायग्राम्स बनाने होते हैं, बनाते हैं इसके अंदर। क्या बोला, लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। हाँ भाई, लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। तो बेटे ये मैंने बनाया वॉल है ना, ये अपनी दीवार है और ये अपना लैडर है। ठीक है, ये अपन ने सीढ़ी लगा रखी है और बोला है टू द हॉरिजॉन्टल, है ना। ये अपन ने बोला है कि एंगल जो अल्फा बन रहा है ना लैडर का, वो किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बेटे ये जो धरती है ना, वो जो सीधी है, वो ये वाला पार्ट है ना। ये मैंने धरती बनाई है, ये मैंने दीवार बनाई है और ये मैंने सीढ़ियाँ बनाई है। अब क्या कह रहा है, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। अब क्या किया, इसके जो चरण है ना, इसके चरण यहाँ पर है, इसको अपन ने क्या किया, पुल्ड अवे फ्रॉम अ वॉल, वॉल से इसको इधर घसीट लिया अपन ने। तो यानी कि इसके चरणों को अपन इधर ले आए। कितनी दूरी पर ले आए अपन, a डिस्टेंस पर, है ना, a डिस्टेंस पर ले आए। इट स्लाइड्स डिस्टेंस b डाउन द वॉल। तो ये खसक के कितना नीचे आ गया। भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप सीढ़ी को अगर दीवार से दूर ले आएंगे तो सीढ़ी का ऊपर वाला जो एंड है वो दीवार पर नीचे की तरफ आ जाएगा। और वो जो डिस्टेंस है उसके बारे में क्या बोला गया है, b, मेकिंग एन एंगल बीटा। और अब की बार जो एंगल है सीढ़ी का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या एंगल बना रहा है, बीटा। तो अपने को बताना है a बाई बी का वैल्यू, है ना, यानी कि ये डिवाइडेड बाई ये क्या होगा। तो बेटे इसमें अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे हमेशा कई बार वीक बच्चे ही जो है इग्नोर करते हैं, वो ये कि बेटे सीढ़ी का जो लंबाई है मान लो h है, तो वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ना। सीढ़ी को आप कहीं भी ले जाओ, भाई जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक सीढ़ी जो है उसकी लंबाई जो है सेम रहेगी। ऑलराइट, ओके। तो हम क्या करें, राइट एंगल ट्राइंगल देखें और a और b लिखने की कोशिश करें। और बेटे ऑप्शन में भी दे रखा है कि साइन और कॉस जैसा कुछ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी h है, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और एलिफेंट, है ना, इनमें a और b।
तो है एच भी है। अच्छा ए को लिखने की कोशिश करते हैं भाई, ए को कैसे लिखें भाई? ए को ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला लेंथ माइनस ये वाला लेंथ, है ना, ये लेंथ माइनस ये लेंथ। अच्छा तो बेटे ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? एच कॉस बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? एच कॉस बीटा। और बेटे यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको देखो, पहचानो, पहचान रहे हो? आगरा बॉम्बे कलकत्ता ट्राइंगल ABC में बेटे ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना होता है बेटे? बेस होता है हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस, है ना। कॉस कंपोनेंट होता है अलोंग, और ऑपोजिट वाला कंपोनेंट बेटे क्या होता है? साइन होता है ना। तो लिख लेते हैं अपन, ट्राइंगल ABC में BC जो है बराबर आएगा हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉस। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? एच कॉस अल्फा। सिमिलरली बेटे CD देखो, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, दिल्ली कलकत्ता एलिफेंट, तो बेटे ये H है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे? H कॉस बीटा, H कॉस बीटा हो जाएगा। ऑल राइट, अब इसकी बात करते हैं बेटे, बॉम्बे को कैसे लिख सकते हैं अपन? स्मॉल b को, ये लेंथ में से अपन क्या करें? ये घटा दें अपन। अच्छा तो बेटे अगर ये H है तो बेटे ये कितना हो जाएगा? सोचो, ऑपोजिट वाला कितना होता है? साइन। तो ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो बेटे आगरा कलकत्ता जो है बराबर किसके होगा? H मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा के। सिमिलरली दिल्ली कलकत्ता एलिफेंट में बेटे CE देखो बेटे, CE कितना हो जाएगा? एंगल देखो बेटे बीटा है, ये कितना हो जाएगा? H साइन बीटा, ठीक है, ये होगा। ऑल राइट, अब अपन क्या करें? A बाई B लिखें। ओहो हो भाई, A जो है, A दिख रहा है मेरे को क्या है? DC माइनस BC, तो DC माइनस BC, ओके, तो लिख लेते हैं अपन A, दिस माइनस दिस कितना आ गया बेटे? H इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, शाबाश। और बेटे B कितना है? आंखों से दिख रहा है, B कितना आ रहा है? AC माइनस CE, तो B कितना आएगा? AC ये माइनस ये कितना जाएगा बेटे? H इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और बेटे पूछा क्या है अपने से? A बाई B, तो बेटे A बाई B को लाने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों को डिवाइड कर दिया, तो A बाई B, और बेटे डिवाइड करके H और H क्या हो जाएगा? गॉन। पिक्चर क्या बन जाएगी? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। चलो अब मैचिंग खेलते हैं। कॉस बीटा माइनस, ऊपर माइनस है, इन दो में माइनस आ रहा है, और नीचे ही बेटा क्या? माइनस। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आंसर कितना आ गया? दिल्ली ऑप्शन जो है अपना आंसर है। इससे अपन ने क्या सीखा? इससे अपन ने सांप सीढ़ी खेलना सीखा कि सीढ़ी लगाते कहाँ हैं, सीढ़ी को खिसकाते हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंपॉर्टेंट हैं, और थोड़ा अप्रोच अपने को समझ में आना चाहिए कि लैडर जो है उसकी लंबाई हमेशा सेम रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। पेपर 1 एंड हो गया, पहला फुल पेपर। प्लीज़ गो थ्रू द सॉल्यूशंस तो आपने देख लिए, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिसमें अपन ने थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर्स। थ्योरी के जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लें आप, ठीक है, ये पेपर 1 के फिनिश होने के बाद। और आज आपने जब पेपर फिनिश किया है तो कम से कम 3-4 दिन रिवाइज़ करें, ठीक है, और रिवाइज़ करने के बाद ही अगला पेपर यानी कि पेपर 2 उसको एग्जामिनेशन कंडीशंस में अटेम्प्ट करें, है ना। बिना फुल रिवीजन के आपको पेपर 2 अटेम्प्ट नहीं करना है, केवल फुल रिवीजन करें, करीब 3-4 दिन रिवाइज़ करें, ठीक है, उसके बाद ही आप अपना पेपर 2 का पेपर जो है अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आज समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।